देखो, हमने जो कल पढ़ा था वो गांधी युग पढ़ा था। क्या पढ़ा था कल? गांधी युग। ठीक। गांधी युग को स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता संघर्ष का तृतीय चरण भी कहते हैं। एक मिनट रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है। गांधी युग, यदि हम गांधी युग की बात करते हैं, इसका समय यदि हम देखते हैं तो 1919 से लेकर 1947 1947 तक गांधी युग। ये कौन सा युग था? गांधी युग। ठीक है। मैंने तुम्हें बताया आधुनिक भारत का जो स्वतंत्र संग्राम है उसे हमने 3 चरणों में बांटा था। कितने चरणों में बांटा था? 3। जो प्रथम चरण था वो 1885 से लेकर 1905 तक। जो द्वितीय चरण था वो 1905 से लेकर 1919 तक। जो तृतीय चरण था वो 1919 से लेकर 1947 तक। इसमें हम कल गांधी जी के बारे में जाने। मैंने तुम्हें बताया कि गांधी जी का जो जन्म हुआ वो कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। अब कहां हुआ? तो ये हुआ था पोरबंदर में। कहां हुआ? अब पोरबंदर कहां है? गुजरात। ये किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कहां हुआ? कहां हुआ बताओ भाई साहब? पोरबंदर। ठीक है। प्रांत कौन सा था? गुजरात। ठीक है। हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। हम 2 अक्टूबर क्या मनाते हैं? गांधी जी क्या मनाते हैं? जयंती। ठीक है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। ठीक। हम जाने थे कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ये पूरा नाम था। किनका? गांधी जी का पूरा नाम। इनके पिता का नाम, अगर हम पिता का नाम बात करते हैं तो पिता कौन थे? करमचंद गांधी। और मां कौन थी? मां थी पुतली बाई। कौन थी? पुतली बाई। और इनकी एक पत्नी क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। मैंने तुम्हें बताया था कि जब महात्मा गांधी 13 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 13। जब महात्मा गांधी 13 वर्ष के थे तभी उनकी शादी कस्तूरबा गांधी के साथ कर दी गई। जब इनकी शादी हो गई, शादी के बाद महात्मा गांधी फिर कहां गए? इंग्लैंड। कहां पर गए थे भाई साहब? अब ये इंग्लैंड क्या करने गए थे? महात्मा गांधी क्या करने गए थे इंग्लैंड? इंग्लैंड गए थे लॉ की पढ़ाई करने के लिए। किसकी? लॉ की पढ़ाई। लॉ वकालत पढ़ने कहां गए थे? इंग्लैंड। कौन? गांधी जी। और वहां पर 3 वर्ष रहे और बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करके वो भारत वापस आए। जब भारत वापस आए तो उन्होंने बंबई और राजकोट में क्या कर दी? वकालत शुरू कर दी। क्या कर दी? वकालत। भाई वकालत की पढ़ाई करने के लिए वो कहां गए? इंग्लैंड। जब वापस आए तो उन्होंने किसकी वकालत शुरू कर दी? वकालत शुरू कर दी राजकोट और बंबई में। ठीक। 1893 ईस्वी की बात है। कब? 1893 ईस्वी की बात है कि महात्मा गांधी को कहां जाना पड़ा? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। और दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी इसलिए गए थे क्योंकि इनके एक मित्र थे। एक मित्र यानी दोस्त, उनका नाम था व्यापारी दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला ये महात्मा गांधी के मित्र थे। तो दादा अब्दुल्ला के एक केस को लेकर 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी कहां गए? दक्षिण अफ्रीका।
कहाँ गए महात्मा गांधी? दक्षिण अफ्रीका। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जाकर देखा कि अंग्रेज लोग भारतीय लोगों के साथ रंग भेद की नीति का पालन करते हैं। कौन सी नीति? एक नीति अपना रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, उसका नाम क्या था? रंग भेद। आप समझ रहे होंगे ये रंग भेद का मतलब है कि रंग के आधार पर भेदभाव। इसका मतलब क्या है? रंग के आधार पर भेदभाव उसे कहते हैं रंग भेद। ठीक है, यदि कोई गोरा व्यक्ति हुआ करता था यानी अंग्रेज, तो उसे ज्यादा सुविधा मिलती थी, और जो काला हुआ करता था उसे कम सुविधाएं दी जाती थी। इसे कहा जाता है रंग भेद, रंग के आधार पर भेद। और आज भी वर्तमान में भारतीय समाज में रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, लेकिन संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन गांव के समाज, शहर की समाज, किसी भी समाज हो, रंग भेद के आधार पर ही क्या कर रहा है? आज शादी होती है, यदि लड़की काली है तो बड़ी समस्या, फेल। लड़के वाले की लड़की सही नहीं है, समझ रहे हो नहीं? लड़का काला है, लड़की गोरी है, कलुआ है, किसी मतलब का नहीं है, हटाओ। समझ रहे हो नहीं? तो आज भी रंग के आधार पर रह रहा है भेदभाव का। नहीं बताओ, शादी में देखा जाता रंग भेद। ठीक है, पर इसका एक अपोजिट भी है। अपोजिट यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने सरकारी जॉब ले ली, सरकारी, तो बना बनाओ भैंसा क्यों ना हो, भैंसा, लड़की सुंदरी मिलेगी सफेद कलर की, ध्यान रखो। क्योंकि नौकरी, आज की दुनिया में नौकरी की शादी होती है, लड़के की नहीं। ठीक है, इसलिए नौकरी आप ले लो भैया, ये शादी करनी है तो। ठीक है, छुट्टा साढ़े की घूमट डोल। उधर देखो भाई साहब, नीति कौन सी नीति अपनाने थे वो? रंग भेद, रंग भेद की नीति, रंग के आधार पर भेदभाव। ठीक है कि नहीं? अब देखो गांधी जी क्या कर रहे हैं वहां जाके, साफ करने वाला काम। देखो, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, तो वहां एक पहले उन्होंने नीति देखी। कौन सी नीति? रंग भेद वाली। ठीक है, कि अंग्रेज लोग भारतीय लोगों के साथ रंग के आधार पर भेदभाव कर रहे थे। ठीक, भारतीय लोगों को एक आई कार्ड अपने गले में या लटकाकर घूमना होता था। यदि कोई बस की यात्रा करें या ट्रेन से यात्रा करें तो उनके पास क्या होती है? आई कार्ड, जिससे अंग्रेज लोग ये समझ सकें कि ये भारतीय है या फिर अफ्रीकन या कोई किसी दूसरे देश का है। तो उसका नाम दिया गया द एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। कानून बनाया था उन्होंने, कौन सा? एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, इस एक्ट, इस कानून के तहत भारतीय लोगों को अपने पास क्या रखना पड़ता है? एक कार्ड रखना पड़ता है, यानी आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र रखना पड़ता था। जैसे ये पता चल जाता था कि ये भारतीय है या फिर यूरोपीय या अफ्रीकन। ठीक है, इसका महात्मा गांधी ने अफ्रीका में विरोध किया। क्या किया महात्मा गांधी ने? अफ्रीका में विरोध कि आप भारतीयों के साथ भेदभाव कर रहे हो, यह बात गलत है। कौन कह रहे इस बात को? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने 1906 में पहली बार अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया। तो महात्मा गांधी ने सन 1906 ईस्वी में पहली बार अफ्रीका में क्या चलाया था? सत्याग्रह। सत्याग्रह। यदि आपसे प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया? सन 1906 में। कहां किया? अफ्रीका में। कहां किया था? अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने वहां कई चीजों की स्थापना की। देखो, मैंने बताया था कि 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी।
किसकी स्थापना की थी? नटाल इंडियन कांग्रेस। और नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है? गांधी जी। कौन है? गांधी जी। कब की? 1894, 1894। कहां पर की? अफ्रीका में। कहां पर की थी? अफ्रीका में। 1894 ईस्वी में एक कांग्रेस बनाई, 1894। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1904 ईस्वी में इन्होंने फीनिक्स फार्म की स्थापना की। कौन सा फार्म बताया इन्होंने? फीनिक्स फार्म। तो 1904 ईस्वी में इन्होंने अफ्रीका में फीनिक्स फार्म की स्थापना की। इन्होंने अफ्रीका में एक न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला। किसने निकाला था? महात्मा गांधी ने। कहां निकाला था? अफ्रीका में। कहां पर निकाला था? अफ्रीका में। ठीक, तो ध्यान रखो 1904 में फीनिक्स फार्म की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है? गांधी जी। ये फीनिक्स फार्म कहां बनाया गया? अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में एक महात्मा गांधी ने अखबार निकाला। उस अखबार का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नामक न्यूज़पेपर निकाला वहां से। एक कांग्रेस 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने की। फिर मैंने बताया था गांधी जी 1906 में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया और सत्याग्रह का प्रयोग करने के बाद इस कानून को समाप्त करवाया। कौन सा? एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। गांधी जी ने 1906 में पूरे अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया और अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और अपना कानून वापस लेना पड़ा। जो गले में क्या ले घूमते थे? आई कार्ड, कि अब ऐसा करके ये नहीं घूमेंगे। समझ रहे नहीं? उसके बाद महात्मा गांधी 1915, कब? 1915 ईस्वी में वापस कहां लौट के आ गए थे? भारत। कहां लौट के आए? भारत। जब महात्मा गांधी भारत आए, भारत, तो इनकी पहली मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। किससे हुई? गोपाल कृष्ण गोखले। जब गांधी जी भारत आते हैं तो पहली मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। किससे हुई? और इन्हीं को गांधी जी ने अपना राजनैतिक गुरु बनाया। कौन सा गुरु बनाया था? राजनैतिक गुरु। गोपाल कृष्ण ने गांधी जी को सुझाव दिया कि आप 1 वर्ष तक मुंह बंद करके, कान बंद करके, आंख खोल के पूरे भारत का आपको भ्रमण करना है। किसी भी कार्य में, किसी भी कार्यवाही में, किसी भी सम्मेलन में आपको भाग नहीं लेना। पहले आप भारत की स्थिति को जानो क्या है। और एक और नई बात, जब गांधी जी भारत आ रहे थे, दक्षिण अफ्रीका जब आए थे, तब उस समय ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध में फंसी हुई थी। कौन से युद्ध में? प्रथम विश्व युद्ध। और इसका टाइम पीरियड है 1914 से 1918। 1914 से 1918। और गांधी जी वापस कब आ रहे? 1915, यानी 15 में आ रहे हैं कि नहीं? ठीक है। मुलाकात किससे करें? गोपाल कृष्ण गोखले से। ठीक है, इन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने। जब गांधी जी आते हैं भारत तो ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध में फंसी हुई है, प्रथम विश्व युद्ध लड़ रही है। तो गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया। गांधी ने कहा भारत के लोगों से कि आप अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाइए, ठीक है, और अंग्रेजों को जितवाइए, ब्रिटिश सरकार को। और अगर ये जीत जाएंगे बाद में तो हमें ये क्या दे देंगे? स्वराज दे देंगे, हमें अपना देश वापस लौटा देंगे। कौन लौटा देंगे? अंग्रेज लोग। जब गांधी जी ने आह्वान किया कि भारतीय जनता है, भारतीय सैनिक किसमें शामिल हो? भारतीय लोग ब्रिटिश सेना में। तो कुछ लोग इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहने लगे कि ये भर्ती करने वाला कौन है? सार्जेंट। तो बुराई तो होगी भाई, बुराई होगी नहीं होगी? तो भर्ती करने वाला गांधी जी क्या कहा? सार्जेंट। क्या करने लगे कि ये भर्ती करने वाला क्या है? सार्जेंट है। ठीक है, कौन? गांधी जी। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि इसी बीच 1916 में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। किसका अधिवेशन हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन 1916 ईस्वी में कहां हुआ? लखनऊ में। कहां पर हुआ था?
लखनऊ अध्यक्ष कौन होने? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। मैंने तुम्हें बताया था कि लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस एकजुट हो गई और मुस्लिम लीग से भी समझौता हुआ, इसलिए इसे लखनऊ समझौता कहते हैं। जब लखनऊ अधिवेशन में कौन गए? गांधी जी। तो लखनऊ अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ वो किस सन में हुआ? 1916 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो इसमें गांधी जी भाग लेने गए। कौन गए थे? गांधी जी। गांधी जी गए। इधर बिहार से एक व्यक्ति आए जिनका नाम था राम कुमार शुक्ल। राम कुमार शुक्ल, ये कहां से आए थे इस अधिवेशन में? बिहार से। कहां से आए थे भाई साहब? बिहार से आए थे। बिहार, ये थे बिहार से आए थे। और गांधी जी कहां से आए थे? गुजरात। कहां से आए थे ये लोग? गुजरात। लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी की मुलाकात किससे हुई थी? राम कुमार शुक्ल से हुई। किससे हुई? राम कुमार शुक्ल। राम कुमार शुक्ल ने बिहार की पूरी कहानी किसको बताई थी? गांधी जी को। राम कुमार शुक्ल ने एक जगह थी बिहार में, चंपारण। कौन सी? चंपारण। तो चंपारण की पूरी घटना से गांधी जी को अवगत कराया। और अवगत कराने वाला व्यक्ति कौन था? राम कुमार शुक्ल। इन्होंने बताया कि चंपारण में कौन सी खेती होती है? नील की खेती। चंपारण में किसकी खेती हो रही थी? नील की खेती। और नील की जो खेती होती है, देखो इधर क्या हो रहा था कि यूरोप में, यानी कहने का मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी। ठीक है, समझ रहे नहीं? और यानी कहने का मतलब वहां एक तरह से आप कह सकते हो कि क्रांति चल रही थी यूरोप में, विकास की लहर। यूरोप में विकास की लहर चल रही थी, तो वहां विकास में आप समझोगे कि वहां नए नए रासायनिक रंग बनने लगे। पहले नील की जो खेती होती थी उसे नील का रंग आता था, अब ये इसकी डिमांड यूरोप में कम हो गई। जो रासायनिक जो रंग बनते थे उनकी यानी डिमांड यूरोप में बढ़ गई। ठीक है, तो इधर भारतीय जो चंपारण के लोग थे वो मना कर रहे थे अंग्रेजों के, हम नील की खेती नहीं करेंगे। फिर भी जो अंग्रेज अधिकारी थे वो जबरन चंपारण के किसानों से नील की खेती करवा रही थी। और उसमें ये हो रहा था उसमें कि चंपारण में जो जितना भी जमीन है उस जमीन के 3/20 भाग पर, 3/20 भूमि पर किसकी खेती करनी पड़ रही थी? नील की। 3/20 भूमि पर किसकी खेती करनी पड़ी थी? नील की। ठीक है, और देखो नील की खेती कैसी खेती होती है कि एक दो बार यदि फसल कर लेते हैं तो नील की खेती जिस खेत में हुई थी वो खेत बंजर हो जाता है। क्या हो जाता है? बंजर। बंजर यानी बंजर तो जानते हो नहीं? ऐसी भूमि जिसमें फसल उत्पादन नहीं कर सकते हैं उसे हम बंजर भूमि कहते हैं। अपने गांव की देहाती भाषा में ऊसरा कहते हैं। ऊसरा वो क्या है? बंजर भूमि। ठीक है, उसमें फसल उत्पादन नहीं होता है। तो चंपारण के लोग इस नील की खेती का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। और ये सारी की सारी घटना राम कुमार शुक्ल ने किसे बताई थी? गांधी जी को। किसे बताई थी? गांधी जी। और गांधी जी 1917 में, किस सन में? 1917 इसमें कहां गए? चंपारण। चंपारण गए और चंपारण में सत्याग्रह का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? सत्याग्रह का प्रयोग किया। प्रश्न ऐसे आता है, कई बार पूछा गया है कि भारत में पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया? चंपारण। कहां पर किया था? चंपारण में। या ऐसे आया कि गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया? तो अफ्रीका, 1906 में। लेकिन भारत की बात आती है कि भारत में पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया? तो चंपारण में। सत्याग्रह का प्रयोग किसके विरुद्ध में किया गया? तो नील की खेती के विरुद्ध में। कितनी खेती पर नील की खेती होती थी? 3/20 भूमि पर। अंग्रेज अधिकारी तय करते थे कि आपको 3/20 भूमि पर नील की खेती करनी है, और अंग्रेज अधिकारी उस फसल का दाम तय करते थे कि कितने रुपए किलो या कितने रुपए कुंतल या कितने रुपए टन या मन में खरीदना है आपकी फसल को। तो इससे चंपारण के किसान परेशान हो चुके थे इस पद्धति को।
तो 3/20 भूमि पर जो खेती होती थी, इस पद्धति को कहा गया तिनकटिया पद्धति। कौन सी पद्धति कहा गया इसे? तिनकटिया पद्धति। तो इस तिनकटिया पद्धति के विरोध में गांधी जी ने बिहार में क्या चलाया था? सत्याग्रह। और बिहार के किस जगह? चंपारण में। चंपारण में पहली बार भारत में गांधी ने सत्याग्रह प्रयोग किया। किस पद्धति के विरोध में? तिनकटिया पद्धति के विरोध में। तिनकटिया का मतलब होता है कि 3/20 भूमि पर नील की खेती करना या करवाना। बात आ गई समझे? यहां तक हम कल पढ़े थे कि नहीं बताओ? ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अगला आंदोलन। फिर मैंने कल ये भी बताया था कि इसके विरोध में देखो, जब ये सफलता मिलेगी चंपारण में, किसको सफलता मिलेगी चंपारण में? गांधी जी को। तब रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी थी? तो क्या गांधी जी को महात्मा कहा जाता है? महात्मा। अब प्रश्न आ जाए कि महात्मा की उपाधि देने वाला व्यक्ति कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्र टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को किसकी उपाधि दी थी? महात्मा। तो महात्मा की उपाधि देने वाले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर। किस सत्याग्रह के दौरान दी? चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। ठीक है, आज आंदोलन लिखो अगला, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन। अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन।